दोस्तों, मेरा नाम लक्की श्रेष्ठ है। ये कहानी मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घटी थी। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अंजलि रोका है, जो कि रिसेंटली काठमांडू में रहती है, ठीक अपनी दीदी के साथ। वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बैचलर कर रही है। एक बार की बात है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने के लिए मेरे गांव आ रही थी और मैं भी ठीक उसका इंतज़ार कर रहा था। गांव के बस स्टैंड पर मैं ठीक रात के 11:30 बजे स्टेशन पर पहुंचा। पूरा सन्नाटा था वहाँ पर। उसी बीच मेरी गर्लफ्रेंड को जब भूख लगी तो आसपास कोई होटल या दुकान सब कुछ बंद पाया, और तो और मेरे पास व्हीकल भी नहीं था। पर खैर, जैसे तैसे हम दोनों वहां से निकले तो पता चला कि एक होटल ओपन था। हम दोनों ने उसमें एंट्री की, लेकिन मुझे वो होटल बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड अंजलि ने पैसे पे किए तो ठीक सेकंड फ्लोर पर आपका कमरा है बोलकर वेटर ने हमको दिखाया। लेकिन वेटर ने कहा था कि सुबह 4 बजे के बाद बाहर मत जाना। मेरी गर्लफ्रेंड ने तुरंत पूछा कि क्यों भाई साहब, लेकिन वो वेटर बिना बोले वहां से चला गया। इसके बाद अंजलि ने खाना मंगाया और खाना खाकर हम दोनों सो गए। रात में जब मेरी आंखें खुली तो यही कोई 2 बज रहे थे। उसी बीच मैंने देखा कि हमारे रूम के कॉर्नर पर कोई काला साया दिख रहा था। मैंने तुरंत उठकर लाइट ऑन की, पर दोबारा देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरा वहम होगा, ये सोचकर मैं चुपचाप सो गया। लेकिन 5 मिनट के बाद अंजलि ने मुझको कसकर पकड़ा। मैंने कहा कि क्या हुआ, तो वो कुछ भी ना बोली। हालांकि दोस्तों, उस वक्त हमारे साथ हुआ तो कुछ भी नहीं, मगर सच कहूं तो एक अजीब सी नेगेटिविटी थी। कई बार तो अंजलि को, मगर वो आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पड़ी। खैर, वेटर ने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया, और जब ठीक सुबह हुई तो हमने बिना किसी को कुछ बोले चुपचाप वहां से जाना ही ठीक समझा। बाकी दोस्तों, कहानी तो ये मेरी छोटी सी थी, लेकिन उस रात जो मैंने एक्सपीरियंस किया सोचा आपको बताता चलो। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, और महेश सर, मैं आपके चैनल से काफी समय से जुड़ा हूं। यही नहीं, मैं आपकी हर कहानियों को सुनता हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी इस कहानी को जल्द ही अपलोड करेंगे। बाकी जैसा मैंने किया, आप ऐसा करने की बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार वालों के लिए काफी बुरा हो सकता है। मेरा नाम जगविंदर सिंह है। मैं एक छोटे से गांव अजीत नगर से हूं। हम खेतों में पंचायती जमीन पर रहते हैं, जिसे डेरे के नाम से हमारे आसपास के इलाके में जानते हैं। और ठीक ये कहानी मेरी खुद की कहानी है। बात उस समय की है जब मैं क्लास 8 में स्टडी कर रहा था। मेरे पास स्कूल से आने जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। मैं सुबह 8 बजे स्कूल के लिए घर से निकल जाया करता था, और फिर ठीक वही 2:30 बजे के आसपास हमारी छुट्टी हो जाया करती थी, जैसा कि अमूमन होता ही है। पर खैर, एक दिन की बात है, हमारे घर पर मेरी नानी आ गई थी। तो ठीक बातचीत करते करते बात भूत प्रेतों पर आकर रुक गई। नानी जी ने बताया कि भूतों की असली जगह कहीं और नहीं बल्कि शमशान में होती है। दोस्तों, ऐसे ही बात करते करते कब रात हो गई कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह सुबह मैं स्कूल गया और अपने दोस्तों को इस बारे में बात बताई। उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहाँ मानने वाला था, क्योंकि जब तक मैंने ये सब कुछ खुद एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो मैं ये सब आखिरकार क्यों मानता। बाकी दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बच्चों के दिमाग में जो कुछ चलता है तो ठीक वो किसी ना किसी तरह उसे पूरा करने की सोचते हैं। तो ठीक इसी तरह मेरे दिमाग में भी एक कारण था। वो कारण ये था कि क्यों ना आज पता लगाया जाए कि नानी और मम्मी हमसे सिर्फ झूठ बोलते हैं या सच में ऐसा कुछ होता भी है। ठीक जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मेरे घर वाले रास्ते में जो बीच में एक शमशान पड़ता है, मैंने वहां जाने की सोची। उस समय वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक खुले मैदान की तरह। लेकिन हाँ, अब तो उसमें काफी सुधार हो गया है। पर उस समय जब मैं वहां से गुजर रहा था तो किसी के हंसने की मुझे आवाज सुनाई दी। सच कहूं तो वैसे मुझे थोड़ा कम सुनाई देता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पैदल यात्रा करके थोड़ा थक सा गया हूं। मैं ठीक उस आवाज को अनसुना कर शमशान के अंदर जाकर खड़ा हो गया। मैं कहने लगा कि यहां जो भी आत्मा है वो मुझे रात में दर्शन दे। इतना कहकर मैं शमशान भूमि के अंदर एकदम बीचों बीच से वापस अपने घर की तरफ निकल गया। सच कहूं तो शाम होते होते मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत ही चीखें मार मार कर रो रहा हो। पर दूसरी तरफ मैं ये सोचता रहा
कि ये सब कुछ शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि जहां हम रहा करते थे वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आज भी शमशान है। पर ये सब बातें मैंने किसी घर वालों को नहीं बताई। मैंने नहीं बताया था कि आज मैं किसी बला को अपने साथ ले आया हूं। दोस्तों, सच कहूं तो ये सारा सिलसिला रात के लगभग 2 बजे शुरू हुआ। उस वक्त हमारे घर के सभी सदस्य घर के बाहर सो रहे थे, क्योंकि गांव में आज भी गर्मियों के दिनों में बरामदे में ही सोते हैं। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से मुझे 2 आदमियों और 2 औरतों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे 2 आदमी और औरत की आवाज़ सुनाई दे रही है। पिताजी मेरे बगल में ही लेटे हुए थे। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बेटा चुपचाप सो जा। पिताजी भी क्या ही करते। पिताजी सारा दिन काम करके थक हार कर घर पर आते थे। पर खैर, जब उन्होंने मुझसे इतना कहा तो मैंने दोबारा सोने की कोशिश करी। हालांकि माँ ने भी कुछ नहीं कहा। हालांकि माँ ने भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम आज के थोड़ी ही यहाँ रहते हैं, हमें यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। दोस्तों, हम ठीक गांव दीवाना से यहाँ आकर बसे थे, जो कि पिहोवा सिटी से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। खैर, मैंने अपनी चादर को ओढ़ा और सोने की कोशिश करने लगा। इसी बीच किसी ने मेरी चादर को एक झटके में मानो हवा में उड़ा दिया। सच कहूं तो जब मैंने उठकर देखा, यकीनन मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने 2 काले साए और एक औरत काले लिबास में थोड़ी दूरी पर खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। साथियों, ये मंजर देख मैं काफी घबरा गया था। मैं किसी को भी अपने पास तक आने नहीं दे रहा था। मुझे हर तरफ वो औरत ही नजर आ रही थी, जिसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और उसकी आंखें एकदम अंदर की तरफ धसी हुई थी। वो देखने में काफी भयानक थी। अचानक मुझे अपने पास सड़े हुए मांस की दुर्गंध आने लगी। सच कहूं, वो न जाने कौन थी, मैं नहीं जानता। लेकिन रात के 2:30 बजे के करीब जब मैं अजीब हरकतें करने लगा तो ठीक मेरे घर वाले रातों रात मुझे एक बाबा के पास ले गए, जो कि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा ने तुरंत ही मुझे झाड़ा लगाया और मंत्रित जल पीने को कहा। सुबह होते होते मुझे बुखार हो चुका था। मेरी हालत काफी खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो आज या कल तक मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। दूसरी तरफ मेरी सारी फैमिली परेशान थी। सब हैरान थे कि न जाने अब आगे क्या होगा। पर कहीं ना कहीं बाबा की सारी तरकीबें काम कर रही थी, शायद जिसकी वजह से मैं बच गया। मैं ठीक इस घटना के कुछ दिनों बाद जब उन्हीं बाबा के पास गया, जो कि हमारे पास के ही डेरे में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि ये पुराने समय की बात है और ठीक ये हमारे गांव की डेरे की लड़की है जिसने खुदकुशी की थी। उस वक्त उसकी उम्र लगभग 15 साल रही होगी। कारण क्या था ये बात तो किसी को भी नहीं पता, पर कहते हैं कि शायद लव मैरिज का चक्कर था। लड़की ने जहर पीकर अपने पिताजी के मुंह पर दे मारा और वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। हालांकि उस वक्त तो छोटी थी, इसीलिए उसे दफनाया गया। कहीं ना कहीं शायद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसीलिए आज भी वो इधर उधर भटक रही है। तुमने उसे छेड़ने की जरूरत करी, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे आ गई। तुमने जरूर उसे बुलाने का दावा किया होगा। आगे से कभी भी इस तरह की गलतियां मत करना। दोस्तों, मैंने अपने एक छोटे से जीवन में एक बहुत बड़ी सीख को सीखा था। मैं समझ चुका था कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें भूल कर भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बाकी अगर आपको ये कहानी सच्ची लगती है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। साथियों, सबसे पहले जो लोग मेरी कहानियां सुनकर रिप्लाई करते हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। तो ठीक इसी तरह मैं आपको एक छोटा सा किस्सा जो कि बहुत डरावना है वो सुनाने वाला हूं। तारीख 22/8/2023 को मेरे साथ ये वाकया रात 10 बजे हुआ, लेकिन इस बारे में मैंने अब तक घर में किसी से कुछ भी नहीं बोला है। आप सब मेरी कहानी तो जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो इससे पहले की 1-2 कहानियों को जरूर सुने। बाकी 22 तारीख को मैं रात को खाना खाकर घर से घूमने के लिए पास के ही एक रोड पर निकली। वैसे ये सब मेरी आदत नहीं है, बस मैं घर के झगड़ों से परेशान चल रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि पास वाली रोड पर निकल पड़ते हैं। हमारे घर के पास ही बहुत चौड़ी और साफ सड़क है। वैसे तो वहाँ कई दुकानें भी हैं और साथ ही कुछ मकान भी, लेकिन रात के 10 बजे सब बंद हो चुकी थी।
इसके थोड़ी आगे एक बड़ा सा ऊंची दीवार वाला मकान है जहां पर कुछ पेड़ उगाए हैं। देखने में वो बहुत ही डरावना लगता है। सच कहूं, जब मेरी नज़र अचानक से वहां पड़ी तो मेरी चिल्लाने की भी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जब मैं वहां से निकल रही थी तभी मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में एक औरत थी जिसकी 2 दिन पहले ही बीमारी के चलते मौत हुई थी। वो औरत ठीक वहां पर खड़ी हुई थी। आसपास कुछ झाड़ियां भी थी। सच कहूं तो उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मेरे पैर किसी ने बुरी तरह पकड़ लिए हो। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू किया। इसके बाद जब मेरे अंदर कुछ हिम्मत इकट्ठा हुई तब मैंने कुछ कदम चलकर पीछे की तरफ देखा। यकीन मानिएगा, वो औरत मुझे अभी भी वहां घूमती हुई दिखाई दी। मैंने मन ही मन शिवजी को याद करते हुए वहां से भागना शुरू किया। भागते भागते जब मैं घर के करीब पहुंची तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, भाग क्यों रही है। मैंने हड़बड़ी में उन्हें सब कुछ बताया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने इस आंटी को पहले भी कहीं देखा है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरी ये सारी बातें आखिरकार कौन मानेगा। मैं रास्ते भर ये सोचती रही कि आखिरकार मैंने उन्हें कहाँ देखा है। पर जब मैं घर आकर सोने जा रही थी तभी मैंने माँ से सामने वाली आंटी को कुछ कहते हुए सुना। वो कह रही थी कि कोने वाले घर में रिक्शे वाले की दादी, जो कि आज अस्पताल में भर्ती थी, वो ठीक 3 घंटे पहले मर चुकी है। सच कहूं तो जब उन्होंने ये बात कही और अचानक मुझे भी याद आया कि हाँ, ये तो वही थी जिसे मैंने अभी अभी देखा। दोस्तों, मैंने इस कहानी को कांपते हुए लिखा है। न जाने उस वक्त मैंने ही क्यों देखा और वो सब कुछ क्या था, मेरे पास अब शब्द नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टोरी भेजकर मेरा डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चौथे किस्से की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश है और इस कहानी को मैं कर्मा का नाम देना चाहता हूँ। दरअसल ये बात 1 साल पुरानी है, जो कि मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बताई थी। मेरी दीदी के पड़ोस में हमारी कास्ट वाले रहते हैं। उनका बड़ा बेटा पिछले कुछ सालों से लगातार बीमार चल रहा है। वैसे पहले तो उन्होंने बहुत डॉक्टर को दिखाया और इलाज भी करवाया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कई सारे बाबा और साथ ही डॉक्टरों को दिखाना भी शुरू किया, पर हालत दिन प दिन बिगड़ती जा रही थी। इसके कुछ सालों के बाद पहले एक ऑपरेशन हुआ और फिर दूसरा। एक तरह से मानो बीमारियां उसे जकड़ रही थी। उसे कुछ 5-6 महीनों बाद सर्जरी करवानी होती थी। करते करते समय बीतता गया, लेकिन कहीं ना कहीं सारे इलाज बेकार। एक दिन की बात है, उस लड़के की माँ काम से किसी दूसरे शहर जा रही थी। उस वक्त नसीब से उनके बगल में एक राजपूत औरत आके बैठी। शुरू में तो नॉर्मल सी बात हुई, लेकिन थोड़ी बहुत जान पहचान के बाद बात आगे बढ़ी। बातों ही बातों में वो राजपूत लेडीज ने उनसे कहा कि आपका बेटा काफी बीमार है। आंटी ने कहा कि आपने अपनी देवरानी को बहुत परेशान किया था और आज वो इस दुनिया से चली गई है। सही मायने में उनकी बद्दुआ आज भी आपको और आपके परिवार को परेशान कर रही हैं। आप मेरी बात मानो, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी होगी। उनकी याद में दान धर्म करो, गाय को चारा खिलाओ, बच्चों को खाना खिलाओ। कम से कम ये सब कुछ आपको 1 साल करना है। धीरे धीरे आपका बेटा ठीक होने लगेगा। दोस्तों, ये सारी बातें हो जाने के बाद उन आंटी ने ठीक ऐसा ही किया और यकीन मानिए 1 महीना ही बीता था, उनके बेटे के शरीर में सुधार देखने को मिला। बाकी दोस्तों, अब आप ही सोचिए कि जब सब कुछ दिखाने के बाद भी, हर चीज करने के बाद भी जब उनका बेटा ठीक ना हो सका, तो सोचिए अचानक किसी के मिल जाने से और उनकी कही हुई बातों पर अमल करने से ये सब कुछ एकदम से बदल गया। बताइए, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन थी? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं 5वीं कहानी की तरफ। दोस्तों, एक कहानी भेजी है लेजेंड पंडित ने, जो कि कहते हैं कि कुछ दिनों से उनके घर पर अजीब अजीब घटना हो रही है। रात में किसी के चलने की और साथ ही किसी बदबू के आने की, जैसे किसी कपड़े को जला दिया हो। और तो और इसके साथ साथ कुछ अजीब बुरे से सपने भी आते हैं, जैसे कोई पानी में डूब रहा हो, मुझसे मदद की गुहार लगा रहा हो। जब ये सारी चीजें होने लगी तो मैं किसी पंडित के पास भी गया। उन्होंने कहा कि आपके घर में मसान का साया है, जो कि ठीक पानी में रहता है, और हो ना हो ये भूत तुम्हारे पापा के साथ घर तक चला आया है। दोस्तों, मेरे पिताजी कुछ समय पहले
यूपी के कमतारी गांव में गए थे। वहां पर लाखों साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है और तो और वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वो इलाका जंगल का है और ठीक वहीं से थोड़ी दूरी पर एक बड़ी सी नदी भी है। कहते हैं कि वहां से वो उनके साथ चलकर आ गया था। साथ ही साथ पंडित जी ने यह भी कहा कि ये इसीलिए तुम्हारे पीछे है क्योंकि तुमने यहाँ हनुमान जी की पूजा करी थी और दूसरी तरफ वो ये भी नहीं चाहता कि उसे नदी छोड़कर जाना पड़े। इसके बाद पंडित जी ने घर में यज्ञ किया, तब जाकर कुछ शांति मिली। ये सब कुछ हो जाने के बाद आज भी कभी कभी रात में किसी की परछाई सी दिखती है, मानो जैसे मेरे से कोई मदद मांग रहा हो। दोस्तों सच कहूं तो मैं जो कुछ भी बता रहा हूं ये अभी हाल ही में सब कुछ मेरे घर पर हुआ है। इस वक्त मैं जिस हालत में हूं यह बस मैं ही जानता हूं और तो और इस चक्कर में हमें घर भी छोड़ना पड़ा। पर दोस्तों सब कुछ करवाने के बाद भी वो जाने का नाम नहीं ले रहा। हवन से तो बस कुछ दिनों तक ही ठीक रहा। मेरी इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। बस इसी के चलते मैंने लोगों को बताना भी छोड़ दिया है। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों चलते अगली कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम प्रभास है और मैं लखनऊ से हूं। ये कहानी मेरी दीदी के साथ हुई थी आज से करीब 2 साल पहले। उस वक्त दोपहर के 2 या 3 बज रहे थे। दीदी चुपचाप टीवी देख रही थी। न जाने उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि दरवाजा अपने आप धीरे से खुला और बहुत तेज से बंद हुआ। हालांकि उस वक्त दीदी ने सोचा कि शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो हवा का कोई नामो निशान नहीं था। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं हिल रहा था। सारे दरवाजे बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद थे, मगर उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल के तेजी से बंद हो रहा था। दोस्तों जब ऐसा बार बार होने लगा तो दीदी डर भी गई थी। इसके बाद उन्होंने हिम्मत करी और वो दूसरे रूम में मेरी मौसी और नानी के पास जाकर सो गई। हालांकि इस घटना के बाद आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मगर उस दिन ही क्यों हुआ इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। आइए दोस्तों चलते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम आफरीन है। मैं मुंबई में रहती हूँ। यह हादसा मेरी माँ के साथ हुआ था जब उनकी उम्र तकरीबन 14 साल की थी। वो यूपी में एक छोटे से गांव में रहती थी मेरी नानी के साथ। तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो खैर गांव में लेडीज़ें अक्सर वॉशरूम करने के लिए रात के समय ही जाती हैं। तो ठीक माँ भी अपना सारा काम खत्म करके रात में अपने सहेलियों के साथ खेतों की तरफ निकल पड़ी। वो हमेशा की तरह सब कुछ हो जाने के बाद वहीं पास में ही एक पेड़ की तरफ एक औरत साड़ी पहने जिसके सर पर पल्लू था, उसने मेरी माँ और उनकी सहेलियों की तरफ देखकर कहा। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को इस वक्त का अंदाज़ा भी है, किसी भी वक्त यहाँ आ जाते हो, चलो निकलो यहाँ से। दोस्तों उनमें से ही एक औरत ने कहा कि यही तो वक्त होता है, अगर रात में नहीं आएंगे तो क्या दिन में आएंगे। ये सुनकर वो गुस्से से एकदम लाल हो गई और चिल्लाकर बोली कि चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। दोस्तों ये किस्सा मेरी माँ के साथ पहले भी हो चुका था, इसीलिए उन्होंने बात को संभालते हुए कहा कि हाँ ठीक है हम चले जाते हैं, तुम शांत हो जाओ। सारी सहेलियाँ कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये ऐसा कैसे बोल सकती है हमें। माँ ने उन सबको चुप कराया और वहाँ से चलने को कहा। चलते चलते आगे चलकर एक रोड आती है जिसके दाएं और बाएं तरफ आम के बाग हैं। तो ठीक रात का वक्त था, अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ साफ साफ नहीं दिख पा रहा था। माँ धीरे धीरे उन लोगों को हल्की आवाज़ में समझा रही थी कि वो शायद साधारण औरत नहीं थी, क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रही थी शायद वो चाहती थी कि हम लोग उस समय वहाँ पर ना आए। उसी बीच उनमें से एक लड़की ने कहा कि तुम्हें कैसे पता। बस उसके इतना कहते ही पीछे से कुछ खिसखिसाने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद जब सभी जरा सा पलटे तो देखकर सभी के सब दंग रह गए। सबने देखा कि पीछे एक आदमी फटे कपड़ों में जख्मी हालत में था। वो दिखने में इतना घायल हो चुका था कि इसके बाद भी उन लोगों की तरफ इस तरीके से बढ़ रहा था कि जैसे कहना चाहता हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा और मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों वो सब के सब इतना डर गए कि सभी ने कलमा पढ़ना शुरू किया और ज़ोरों से भागने लगे जब तक कि वो घर नहीं पहुँचे। माँ ने ये सारी बातें नानी को बताई। नानी ने पहले तो बहुत गुस्सा किया, फिर कहने लगी कि उस आदमी की तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। इसके थोड़ी देर बाद खबर आई कि जिस लड़की ने उस औरत को जवाब दिया था
वो घर पर बेहोश हो गई है। काफी दिन तक उसकी हालत भी खराब रही। दूसरी तरफ माँ बस यही सोचती रही कि अगर कहीं गलती से हम मदद कर देते तो शायद आज हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की छोटी बड़ी कहानियां। उम्मीद है आपको ये किस्से कहानियां जरूर पसंद आए होंगे। बाकी मैं जल्द ही मिलूंगा आपसे लगातार कुछ अच्छी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं। बाय बाय।